तेंदुलकर को कोरोना हो जाता है और ठीक उसके बाद परेश रावल को भी कोरोना हो जाता है और 2 दिन पहले आमिर खान को कोरोना हो जाता है। यानी 3 बड़ी पर्सनैलिटी, और इत्तेफाक ये है कि तीनों की जो विचारधारा है वो बीजेपी को सपोर्ट करने वाली है। परेश रावल तो खुलकर बीजेपी की तारीफ करते हैं। आमिर खान की फोटो जो है सेल्फी आप मोदी जी के साथ देख सकते हो। इसलिए लगातार सोशल मीडिया पर लोगों का ये कहना है कि कोरोना के नाम पर एक बहुत बड़ी साजिश की होने जा रही है। और जब हम साजिश की बात करते हैं तो बात आती है लॉकडाउन की। लॉकडाउन को लेकर 2 बड़ी अपडेट आ रही हैं, मुंबई से और दिल्ली से। क्या दिल्ली में लॉकडाउन लगेगा, और लगेगा तो कितने दिनों का लगेगा? लेकिन तो दोस्तों उसी के बाद बाबा रामदेव को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। उनकी जो पतंजलि कंपनी है एक्चुअली वो अर्श से फर्श पर आ चुकी है। और ये क्यों हो पाया? ये किसान आंदोलन के बावजूद ही हो पाया। और उसी के बाद दोस्तों इस समय सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड कर रहा है वो ट्रेंड कर रहा है ईवीएम। और ईवीएम क्यों ट्रेंड कर रहा है? क्योंकि जो बंगाल चुनाव है उसका आज पहला चरण है और वोटिंग चल रही है और वहां टीएमसी ने जो है बहुत बड़ा आरोप लगाया है बीजेपी पर, ईवीएम को लेकर लगाया है। साथ ही साथ जो बीजेपी के गुंडे हैं, आप वीडियो में देखेंगे कि बीजेपी के जो गुंडे हैं वो लोगों को वोट देने के लिए मना कर रहे हैं। साथ ही साथ 2 महिलाएं रो रही हैं और उनका यह आरोप है कि बीजेपी के गुंडे उन्हें वोट देने के लिए मना कर रहे हैं। साथ ही साथ उनके बच्चों को मारने की धमकी दे रहे हैं। और अगली वीडियो में आप देखेंगे कि आप मेरे साइड में जो वीडियो चल रही है आप उसमें देख पाएंगे कि जो बीजेपी के गुंडे हैं वो हथियार लेकर सड़कों को घूम रहे हैं ताकि वोटरों को के मन में डर बैठ जाए और वो वोटिंग करने के लिए नहीं जाए। इसलिए टीएमसी की तरफ से चुनाव आयोग को इसकी शिकायत दी गई है। दूसरी तरफ एक वीडियो और ऐसी आ रही है जहां जो वोटर हैं, अब ये पता नहीं ये वोटर किसे सपोर्ट कर रहे हैं, ये बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, टीम सब को सपोर्ट करते हैं, बट इनका ये कहना है कि ये अगर ईवीएम से वोट डाल रहे हैं तो इनका वोट जो है बीजेपी को जा रहा है। पहले आप उनकी बात सुनिए। ये मेशिन खराब नয়, যেখানেই ভোট জোড়া ফুলে ভোট মারলে ওটা পদ্ম ফুলে ভরছে। শুভেন্দু অধিকারী অমিত শাহ টাকা দিয়ে নির্বাচন কমিশনকে কিনেছে। শুভেন্দু অধিকারী জানে এই জেলায় হারবে। আপনি ভোট দিয়েছেন? হ্যাঁ, আপনি ভোট দিয়েছেন? হ্যাঁ, ভোট দিয়েছি, বিজেপি ভোট পড়েছে। হ্যাঁ, আমি তৃণমূলে ভোট দিয়েছি। হ্যাঁ, বিজেপিতে আমিও ভোট দিয়েছি, বিজেপিতে ভোট পেয়েছে, টিএমকে দিয়েছি। আমি যখন ভোট দিই তখন বিজেপি বিজেপি পুরো উঠেছে। প্রত্যেকে অভিযোগ করছেন। এখানে আমরা ছবিটা দেখাতে বলবো। ভোট কেন্দ্রের ভেতরে প্রচুর মানুষ ঢুকে গেছেন। তুমি দেখতে পাচ্ছ সুমনদা, সিআরপিএফ তাদের বাইরে বেরোতে বলছেন, কিন্তু এখনো পর্যন্ত তারা ভোট বন্ধ রেখেছেন। আমরা দেখছি দরজার সামনে যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছি যে ভোট গ্রহণ যে কেন্দ্র সেটা পুরোপুরি বন্ধ করা আছে, ভোট গ্রহণ কেন্দ্র বন্ধ। तो दोस्तों आपने दोनों वीडियो देखी, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि बंगाल में जो न्याय व्यवस्था है उसकी हालत क्या है। यानी सोशल मीडिया पर इस तरह की वीडियो वायरल हो रही है जहां ईवीएम पर फिर दोबारा सवाल उठ रहे हैं। अब बहुत सारे लोग आएंगे और वो कहेंगे कि यार अभी से आपने रोना शुरू कर दिया, अभी तो चुनाव कंप्लीट नहीं हो पाए हैं कि आपने रोना शुरू कर दिया। और जहां जहां बीजेपी जीतती है दूसरी पार्टी रोती है, मतलब हारती हैं, तो वो ईवीएम पर रोना शुरू कर देती हैं। सवाल दोस्तों मेरा नहीं है, सवाल बड़े बड़े पत्रकारों ने उठाया है। साक्षी जोशी ने भी यही कहा है, बड़े बड़े पत्रकारों का यही कहना है कि ईवीएम में अगर मान ले कोई खराबी है तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसकी शिकायत जो है चुनाव आयोग से करें या न्याय व्यवस्था से करें। साथ ही साथ अगर ईवीएम को समझने में मैं असफल हो रहा हूं और मैं ये पता नहीं कर रहा हूं कि इसमें क्या खराबी है, तो हम सब पार्टियों की जिम्मेदारी बनती है। बट इसमें एक विशेष पार्टी चुप क्यों रहती है और बल्कि वो जो मतलब इस मशीन में खराबी है उसको वो सपोर्ट करती है। और दोस्तों केवल ये एक बात नहीं है, इससे पहले देखोगे 2014 से पहले बीजेपी की पार्टी के लोग ही ईवीएम में कमियां निकाले करते थे। और ईवीएम में कमियां नहीं निकाला करते थे बल्कि सुरभामन स्वामी ने तो इस पर एक किताब भी लिखी थी, डेमोक्रेसी एट रिस्क। आप ये देख सकते हो। और दोस्तों अगर मेरी ओपिनियन जानोगे तो मेरा ये कहना है कि एक रूम के अंदर अगर मान लीजिए 20 पार्टी हैं, उसमें से 19 पार्टी जो है वो ईवीएम का समर्थन नहीं करती, तो चुनाव आयोग को क्या चाहिए? चुनाव आयोग को ये चाहिए कि जो ज़्यादा पार्टी हैं, जिनकी संख्या ज़्यादा है और वो ईवीएम का विरोध करती हैं, तो चुनाव जो हो वो ईवीएम से ना हो बल्कि इससे हो। तो सवाल दोस्तों इतना ही है। इस पर आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों अगर दूसरी अगर हम बात करें
कि जो लॉकडाउन की व्यवस्था है, लेकिन दो लॉकडाउन की व्यवस्था से पहले हम जो है कोरोना की बात कर रहे हैं। ये इत्तेफाक है कि एक दिन के अंदर दो बड़ी पर्सनैलिटी को कोरोना हो जाता है। हो सकता है देश इतना बड़ा है, बट क्या यह भी इत्तेफाक हो सकता है कि जिन लोगों को कोरोना होता है उनकी विचारधारा जो है बीजेपी को सपोर्ट करने वाली है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसके बाद जो गाइडलाइन तैयार हुई हैं कोरोना को लेकर वो ये हुई हैं कि जितने भी रिलीजियस त्योहार हैं, चाहे वो सवेरात हो, चाहे वो होली हो, चाहे वो तुम्हारे की नवरात्र हो, इस पर पब्लिक में आकर लोग सेलिब्रेशन नहीं कर सकते। यानी कहीं ना कहीं पब्लिक में आकर आप सेलिब्रेशन नहीं कर सकते, यानी आप संख्या ज़्यादा नहीं रख सकते सड़क पर। लेकिन दोस्तों जहां 5 राज्य हैं जहां चुनाव होने हैं वहां पर कोरोना आराम फरमा रहा है, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। रैली हो रही है, चुनाव हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है, बट वहां कोरोना नहीं फैल रहा। यानी कहने का मतलब यही है कि इसलिए आम इंसान का गुस्सा है कि कोरोना को लेकर जो गाइडलाइन बनी है उस पर मापदंड क्या है, सरकार किस तरीका का गेम खेलती है कि अगर आप किसान आंदोलन के लिए प्रोटेस्ट करोगे, अगर आप शाहीन बाग के लिए प्रोटेस्ट करोगे, या फिर आप त्योहार सेलिब्रेट करोगे तो वहां कोरोना हो सकता है। यानी आम इंसान के लिए दिक्कत है। बट अगर बंगाल में चुनाव होंगे, रैलियां होंगी, ठीक है, तो वहां कोई दिक्कत नहीं है। अगर असम में ये सारी चीज होंगी, केरल में ये सारी चीज होंगी, या पुडुचेरी में सारी चीज होंगी, तो वहां कोई दिक्कत नहीं। यानी सब चंगासी, यानी 5 राज्यों में कुछ भी हो सकता है, वहां कोरोना का कोई खतरा नहीं है। बट दिल्ली में और मुंबई में अगर कुछ हो गया तो वहां लॉकडाउन हो सकता है। और जब हम लॉकडाउन की बात करते हैं तो इसी पर एक बड़ी अपडेट है कि एक्चुअली में मुंबई में नाइट कर्फ्यू लग चुका है। हालांकि खबर पुरानी हो चुकी है, कल ही ये इस बात का अनाउंसमेंट हो गया था, बट आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक्चुअली में इससे मुंबई की स्थिति क्या है। कोरोना के हालत की समीक्षा करने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य में 28 मार्च से रात का कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है। रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। मुख्यमंत्री ने लोगों को चेताया है कि अगर वो कोरोना के नियम को नहीं मानेंगे या उसका पालन नहीं करेंगे तो ये जो सख्ती है और टाइट की जाएगी। क्योंकि महाराष्ट्र में कोरोना के 36,902 नए मामले सामने आए हैं और 112 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली को लेकर बहुत सारे लोग परेशान थे। उनका कहना था क्या दिल्ली में लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि हम सबको पता है दिल्ली जो है एक्चुअली आसपास के राज्यों से निर्भर है। यानी 95% दिल्ली में जो लोग रहते हैं वो आसपास के इलाकों के रहने वाले हैं या बाहर के रहने वाले हैं, और हर आदमी जो है दिल्ली में आकर अपना गुजर बसर करता है। लेकिन दिल्ली से जो बड़ी अपडेट आ रही है, जो यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, उन्होंने कह दिया है कि लॉकडाउन पर अभी उनका कोई विचार नहीं है। उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से क्या कहा मैं आपको बताता हूँ। दिल्ली में नहीं लगेगा लॉकडाउन। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि फिलहाल लॉकडाउन का कोई संभावना नहीं है। पहले भी लॉकडाउन लगाया गया था लेकिन कोरोना के मामले पूरी तरह से बंद नहीं हुए हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि लॉकडाउन कोई समाधान है। इसको रोकने के लिए हमने टेस्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। रोज 85,000 से लेकर 90,000 टेस्ट हो रहे हैं। और दोस्तों उसी के बाद जब हम बात करते हैं तो बात होती है बाबा रामदेव की। आपको पता होगा किसान आंदोलन को लगभग एक लंबा समय हो गया है, और जब हम किसान आंदोलन की बात करते हैं तो किसान आंदोलन ने इस बार ऐसा किया जो कभी किसी प्रोटेस्ट में नहीं हुआ। यानी किसान आंदोलन के रडार पर अडानी आए, अंबानी आए। जो बाबा रामदेव पतली गली से निकलने की कोशिश कर रहे थे, अचानक वो भी आ गए। क्योंकि अचानक आपको पता होगा जो बाबा रामदेव है उनकी एक कंपनी है, और वो क्या है, पतंजलि है। पतंजलि को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि एक्चुअल में 29 जून 2020 को